Hello everyone, I hope all of you are doing great. So today's topic is very interesting and important topic from CPC, that is Civil Procedure Code of 1908. तो आज हम बात करेंगे कि सूट कैसे फ्रेम हो, जो कि हमें बताता है ऑर्डर टू रूल टू। ऑर्डर टू रूल टू में बताया गया है कि सूट जो आप बनाएंगे वो उसकी यानी कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए जो कि सीपीसी के अकॉर्डिंगली फिट बैठे। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि इन जनरल जो है सीपीसी में सूट जो है वो कैसे फ्रेम होता है, उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आप कभी भी सूट डालने जाएंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए एज अ लॉयर भी अगर आप देखें तो कॉज ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, आखिर मुद्दा क्या है जिस वजह से आप सूट ला रहे हैं। तो जनरली इसे हम सीपीसी में जानते हैं कॉज ऑफ एक्शन के नाम से। दूसरी बात होती है कि प्लेंट क्या होता है। प्लेंट जो है वो अवरमेंट्स होते हैं किसके, प्लेंटिफ के। प्लेंटिफ माने जो कि सूट लेकर आता है। और सेकंड इसके लिए टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट कौन लाता है? रिटन स्टेटमेंट हमेशा जो है डिफेंडेंट दाखिल करता है। वो क्या होता है? वो प्लेंटिफ के प्लेंट का कहीं ना कहीं जवाब होता है, कौन सी वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सी डिनाई कर रहा है, या कौन सी वो एडिशनल चीज़ें कह रहा है, बोलना चाहता है। वो सब हम किस में जो है दायर करते हैं? वो करते हैं हम अपने रिटन स्टेटमेंट में दायर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर टू की तरफ। ऑर्डर टू में हम सबसे पहले रूल 1 देख लेते हैं इसका। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट किस तरीके से हो, ये बोलता है एवरी सूट शेल एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। यानी कि जो सूट है जहाँ तक भी पॉसिबल हो वो इस तरीके से आपको फ्रेम करना चाहिए कि जो है कोर्ट फाइनल डिसीजन जो है उस पर सुना सके। इस तरीके के ग्राउंड उसमें हो कि कोर्ट उसमें फाइनल डिसीजन अपना ला सके, ठीक है। और हाँ, सूट इस तरीके का भी होना चाहिए कि वो फाइनल डिसीजन आ पाए, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट ना हो। ऐसा ना हो कि आपने आज इस तरीके का सूट दायर कर दिया कि उसी से एंसिलरी मुद्दे आपके बाद में उठ रहे हैं। जो भी हो एक ही सूट में वो डिसाइड होना चाहिए। अभी ऑर्डर 2 का रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। व्हाट डज दैट मीन? कि सूट जो है जितना भी आपका क्लेम है उसमें उस सूट में वो पूरा क्लेम आपको एक ही दफ़ा में मांग लेना चाहिए। इसका बेयर प्रोविज़न क्या कहता है? सूट शैल इंक्लूड द होल क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कि सूट में इंक्लूड करेगा वो सारा क्लेम जो कि प्लेंटिफ एंटाइटल है, यानी कि प्लेंटिफ राइट रखता है क्लेम करने के लिए। किसके मामले में? कॉज ऑफ एक्शन के मामले में। यानी कि जो भी डिस्प्यूट उठा है उसके बारे में आपके पास जितने भी रिलीफ अवेलेबल हैं, जितने भी क्लेम आपके पास अवेलेबल हैं, वो सब आप एक ही सूट में लेकर आओ, मल्टीपल सूट ना लाओ। बट देर इज़ नो बार फॉर relinquishment of any portion of the claim to bring the suit into the jurisdiction of any court। ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। ये बोलता है कि एक तरफ तो इसने बोल दिया कि आप सारे जो अपने क्लेम बनते हैं किसी कॉज ऑफ एक्शन के बारे में वो एक ही सूट में लेकर आओ। दूसरी तरफ ये बोल रहा है अदर हाफ में ऑर्डर 2 का रूल 2 का सब क्लॉज 1 कि आप जो है रेलिंक्विश भी कर सकते हैं अपने क्लेम को। रेलिंक्विश का मतलब छोड़ भी सकते हैं किसी पार्ट ऑफ क्लेम को। तो ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहें, आपके पास मल्टीपल रिलीफ या क्लेम अवेलेबल हैं और आप उन्हें छोड़ के किसी पर्टिकुलर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उसे लाना चाह रहे हैं, माने कि किसी कोर्ट के पास मान लो जुरिस्डिक्शन है 20 लाख का रिलीफ आपको ग्रांट करने के लिए, बट आपके पास जो क्लेम है वो है 30 लाख के, बट आप किसी पर्टिकुलर कोर्ट में वो मुद्दा चलाना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी कोर्ट में मान लो मुद्दा चलाना चाह रहे हैं, तो आप वो 10 लाख का जो आपका क्लेम है उसका मतलब कि 30 लाख का जो पूरा आपका क्लेम बनता था उसमें से 10 लाख का पोर्शन आप अगर रेलिंक्विश करना चाहें फॉर द सेक कि आपका जो है सूट एक पर्टिकुलर कोर्ट में चल पाए तो आप ऐसा कर पाएंगे, राइट।
तो ये बताता है हमें ऑर्डर टू रूल टू। अब रूल टू का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम के बारे में ये बताता है कि रेलिंक्विशमेंट कैसे कैसे हो सकता है। रेलिंक्विशमेंट में बी थ्रू ओमिशन एंड इंटेंशनल रेलिंक्विशमेंट, यानी कि आप जानबूझकर भी क्लेम छोड़ सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको ऑर्डर टू रूल 2 के क्लॉज 1 में बताया। क्यों छोड़ सकते हैं, जुरिस्डिक्शन में पर्टिकुलर कोर्ट के लाने के लिए, या ओमिट भी कर सकते हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लाना चाह रहे थे, आपकी इच्छा ही है कि आप एक पर्टिकुलर क्लेम ही जो है मांगे और बाकी का छोड़ दें, तो आप ऐसा भी कर पाएंगे, ठीक है। बट आफ्टरवर्ड्स ही कैन नॉट स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट और पोर्शन। बट अगर आपने कोई रेलिंक्विश कर दिया कोई पोर्शन अपने क्लेम का, तो आप उसे फर्दर किसी सूट में जो है नहीं मांग पाएंगे। ये बोलता है ऑर्डर टू रूल 2 सब क्लॉज 2। आई नो मेरा वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ माई थ्रोट इज़ नॉट वेल टुडे। आई आस्क यू फेवर कि आज थोड़ा सा कोप कर लो आप लोग। तो इसका ऑर्डर टू रूल 2 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, ये बोलता है ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ। ऐसा भी हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन, एक कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में आपके पास डिफरेंट रिलीफ हो, तो ये बोलता है कि आप ओमिट कर सकते हो सेवरल रिलीफ में से किसी एक रिलीफ को। और ये कैसे कर सकते हो, यू कैन डू सो विद द परमिशन और लीव ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब परमिशन ही होता है कि आप कोर्ट से जो है स्पेसिफिकली जाके परमिशन मांग सकते हो कि सर, एप्लीकेशन लगा के ऑब्वियसली, कि सर मैं जो है पर्टिकुलरली इन रिलीफ को अभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम आस्किंग यू लीव टू अप्लाई इट इन फ्यूचर केस, कि अब मैं फ्यूचर केस में इन्हें अप्लाई कर सकता हूँ। अगर कोर्ट आपको लीव दे देती है, परमिशन दे देती है, तो आप उसे फ्यूचर डेट पर भी क्लेम कर पाओगे। तो यू कैन डू सो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, बट इफ़ इन केस यू ओमिट टू डू सो, आप परमिशन नहीं लेते हैं और उन वन ऑफ सेवरल रिलीफ को आप छोड़ देते हैं, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू आस्क फॉर इट आफ्टरवर्ड्स। आप आफ्टरवर्ड्स उसको नहीं मांग पाओगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर टू रूल 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नोट इट डाउन। ऑर्डर टू रूल 2 डज नॉट अप्लाई ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड रिट पेटिशन, यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में और रिट पेटिशंस में आपका ऑर्डर 2 और रूल 2 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, तो डू नोट इट डाउन और इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि सीपीसी एकदम से समझ में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बट इन केस इफ़ यू एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन DM me एनी टाइम। ओके, थैंक यू।